नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया केस आपसे शेयर करूँगा। तो आइए अब इस केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरी पैदाइश और मेरा लालन-पालन एक बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ था और मैं बहुत अमीर ख़ानदान से थी। गुड़गांव के रईस इलाके में मेरी पैदाइश हुई, वहीं पे मैं पली-बड़ी। मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा। मेरे स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे और 2008 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और मेरी जो डिग्री थी वो साइकोलॉजी में थी। 2008 में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के एकदम बाद मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया। पर इतनी सारी एकेडमिक अचीवमेंट्स होने के बावजूद, इतने अच्छे परिवार और इतने अमीर ख़ानदान से होने के बावजूद 2014 में पहली बार मेरा एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ क्योंकि मुझे साइकोटिक एपिसोड हुआ था। तो ऐसा हुआ क्या जिस वजह से मेरा एडमिशन हुआ इस हॉस्पिटल में, इस बारे में आपको मैं अपनी स्टोरी में कुछ बताना चाहूँगी। मेरी स्टोरी सुन के बहुत लोगों को उम्मीद है बहुत कुछ इंसाइट मिलेगी और समझ में आएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया या जिसे हम साइकोटिक एपिसोड्स ही कहें, वो किस तरह से लाइफ को अफेक्ट करते हैं और वो कैसे किसी भी तरह के इंसान को एक्सपीरियंस में आ सकते हैं। बीमारियां ना अमीरी देखती हैं, ना गरीबी, ना पढ़ाई देखती है, ना ही पर्सनैलिटी, ना ही हमारे कर्म, हमारे एक्शंस, हमारी वैल्यू, संस्कार। बीमारियां इनमें से कुछ नहीं देखती। हर तरह का व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको कुछ बताती हूँ अपने बारे में। 2011 की दिवाली में सबसे पहली बार मुझे अपने मेंटल हेल्थ को लेकर चिंता हुई। 2011 की इस दिवाली से एक साल पहले 2010 में ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर से बाहर पहली बार रहने के लिए कहीं गई थी। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स थे और मेरी एक बहन थी और 2010 में पीजी करने के बाद मैं अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। मैं जब गुड़गांव में रह रही थी तब तक तो मैंने अपनी यूजी और पीजी की स्टडीज़ वहाँ रहकर ही पूरी कर ली। थोड़े से मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे मेरे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स थे और मैं काफ़ी अच्छा टाइम उन फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया करती थी, काफ़ी मस्ती करते थे हम। पर जब मैं अपने घर से बाहर पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुई तो मेरे फ्रेंड्स अब मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे। कुछ फ्रेंड्स की मेरी शादी हो गई, कुछ फ्रेंड्स पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गईं, कुछ देश छोड़ के किसी दूसरे देश में पढ़ाई के लिए सेटल हो गए। तो जैसे तैसे करके दोस्तों से मेरा जो कनेक्शन था वो टूट गया और साथ ही जब मैं अपनी फैमिली से अलग हुई तो मैं अकेली रहती थी। तो अकेला रहना वैसे भी मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। पर धीरे धीरे मुझे अकेला रहने की आदत हो गई और मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करती थी। पीएचडी में इनरोल करने के बाद मुझे स्टाइपेंड मिलती थी जो कि मैं जमा कर रही थी। हालांकि मुझे उस स्टाइपेंड की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि मेरे पास वैसे भी काफ़ी पैसा था, मैं अपने ज़रूरतों पर खर्च कर दिया करती थी। पर फिर भी मुझे उस पैसे को लेकर कुछ अपने गोल्स पूरे करने थे, कुछ मेरे अपने शौक थे जो मैं पूरा करना चाहती थी। तो 2011 की गर्मियों में मेरे वो पैसे कहीं से चोरी हो गए। जहाँ मैं काम किया करती थी वहाँ पर एक जगह मैं ये सारा पैसा स्टाइपेंड का स्टोर करके रखती थी, उसको सेफ में मैंने रखा हुआ था। और ये बड़ा अपसेटिंग लगा मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरे आसपास के सारे लोगों से तो मेरा बड़ा ही दोस्ताना व्यवहार था। ज़्यादातर लोगों को तो मैं जानती थी, मेरे डिपार्टमेंट के सारे लोगों से मैं अच्छी तरह से परिचित थी, हाय हेलो अच्छे से होती थी, बातचीत होती थी। और जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या किसी ने यहाँ किसी को आते हुए देखा था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर शक किया जा सकता है, तो सभी मुझे कहते थे कि कोई जान पहचान का होगा, कोई आपको जानता होगा, शायद उसने उठा लिए होंगे पैसे या किसी ने चुपके से आपके साथ अपनी दोस्ती या अपने जान पहचान का फायदा उठाया होगा। पर वहां तो केवल दो ही लोग थे जो कि मेरी दोस्त थी, जिन्हें मैं पहले से ज्यादा तरह से जानती थी, अच्छे से उनके साथ परिचित थी। बाकी सब लोगों से तो मैं डिपार्टमेंट में ही मिली थी, तो उन पर तो शक करने का मुझे कोई ऐसा बड़ा कारण दिखा नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे जो पीएचडी के
रिसर्च थी, मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके रिज़ल्ट मेरे मन मुताबिक नहीं आए। जो मैंने हाइपोथेसिस दी थी, जो मेरे रिज़ल्ट आने चाहिए थे, वो नहीं आए, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उल्टे होते गए। और मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आया कि मैं एक्सप्लेन करूं कि मेरी रिसर्च के ऐसे उल्टे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। मेरे सुपरवाइजर मुझे कहते थे कि इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढो, रिसर्च पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो। तुम लिटरेचर नहीं पढ़ रहे शायद, इसलिए तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशंस नहीं हैं। ढूंढो कि क्या मतलब है इन रिजल्ट्स का, ऐसे रिजल्ट्स क्यों आए। ऐसा मुझ पर प्रेशर बना हुआ था। इस स्ट्रेस ने मेरा पीछा छोड़ा भी नहीं था कि और ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि मैंने कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली। और शायद मैं कहूँगी कि ये बहुत ही ब्लंडर साबित हुआ। कुछ ऐसा कि जिसे मैं कहूँ कि आगे कुआं पीछे खाई, या ये कहें कि मैंने एक मोमबत्ती उठा ली जो दोनों साइड से जल रही थी। अगर एक तरफ से मैं खुद को बचाने की कोशिश करती तो दूसरी तरफ से फंसती, और दूसरी तरह से बचाने की कोशिश करती तो पहली तरफ से फंसती। तो यहाँ मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने एक कलीग से अपनी परेशानियों के बारे में बात की, जो भी मुझे रिसर्च में तकलीफ हो रही थी उसके बारे में चर्चा की। थोड़ा बहुत तो मुझे सुकून मिला, कुछ रिलैक्सेशन हुई। और जब मैं वापस अपने कॉलेज लौटी तो मैं पूरा पूरा दिन काम करती रहती थी, ताकि अपने जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स थे उनको ठीक से जान पाऊँ, उनके जो डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ, अपने टेस्ट के जो टूल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर है, साइकोलॉजिकल टेस्ट थे, उनको ठीक से एक्सप्लोर करूं, पढूं, उनके बारे में समझूं कि कहाँ चूक हो रही है, क्या मैं गड़बड़ कर रही हूं। और मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में अकेली ही काम करती रहती थी। फिर मैंने कुछ टाइम बाद अपने कलीग से बात की कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत आइसोलेटेड हो गई हूँ, दोस्त नहीं हैं, लोग नहीं हैं बात करने के लिए। सोशल इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर मेरे अपने तो क्लोज फ्रेंड्स होते नहीं। अनजान लोगों के बीच जाना मुझे ठीक नहीं लगता, क्या करूँगी वहाँ जाके, बोर हो जाती थी। सब तो इधर उधर चले गए हैं, सब अपनी लाइफ में सेटल हैं, कोई कहीं पढ़ाई कर रहा है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ। ये सब चलता रहा, और करीब 4 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक बहुत थोड़ा सा एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें मुझे विजुअल हेलुसिनेशंस हुई। ये हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मुझे किसी ने एक सवाल पूछा, और मुझे लगा कि इस सवाल पूछने वाले को शायद इसका जवाब पहले ही पता है। और इतना बड़ा कोई सवाल है भी नहीं, इतना मुश्किल सवाल है भी नहीं जो पूछा गया है। तो ज़रूर सामने वाला कुछ चालाकी कर रहा है। और उसने जो स्माइल दी, जिस तरह की स्माइल उसके चेहरे पर मुझे दिखी, वो एक चालाकी भरी स्माइल थी। और मुझे वहीं से उसकी नीयत पे थोड़ा शक हुआ। मुझे लगा वो मेरे बारे में मजाक कर रहा है। और उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे अक्सर लोग इस तरह से मुझे स्माइल देते हैं, शायद वो मेरा मजाक करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे आंखों पर पड़ा एक पर्दा शायद अब उतरा है। ऐसे में उस दिन मैं बड़ी परेशान हो गई, और मैंने अपने को रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने योगा किया। थोड़ा सा मैंने अपने को कोशिश करके सोशलाइज करना भी तब शुरू किया, और अपने कलीग्स के साथ थोड़ा बातचीत करने लगी, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगी, जिसने मुझे काफ़ी मदद की। थोड़ा मैं उनके साथ बाहर भी घूमने चली जाती थी, किसी के घर चली जाती थी, कोई नाइट आउट कर लेती थी, कभी मूवी देख लेती थी, शॉपिंग कर लेती थी। काफ़ी हेल्प हो गई इस सब से। पर इतनी सब व्यस्तता की वजह से, इतना बिजी हो जाने की वजह से और ज़्यादा मैं परेशान हो गई। ऐसे लगा कि जैसे सोशलाइज करने के चक्कर में मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। मैं अब इससे भी परेशान होने लगी कि मैं अब थका थका महसूस करती थी। दिवाली हुई, न्यू ईयर आया, मैं इतनी थक चुकी थी कि अब मेरा मन ही नहीं करता था शॉपिंग करने को। मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहने लग गई थी कि अब मैं बहुत ही आलस करने लगी थी। मुझे लगता था अब मुझसे बिस्तर से निकला ही नहीं जा रहा। सर्दियाँ भी बहुत थीं, मूड भी मेरा लो होने लगा था। बड़ा आलसी सा, बड़ा ही हेल्पलेस सा मुझे फील होता था। क्रिसमस के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे शायद कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो चलो मैं ज़रा डॉक्टर से बात करके आती हूँ। और ये पहली बार हुआ था जब मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से बात की थी, तो मेरे लिए तो ये वैसे भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ा स्टेप लिया था मैंने। तो मेरे जो कॉलेज के पास जो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरी कंडीशन को समझा और मुझे फ्लोक्सिटीन दवा प्रिस्क्राइब कर दी। एक रात तो मैं सो नहीं पाई, और मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसी दवा दे दी है डॉक्टर ने। तो मैं हॉस्पिटल चली गई। इमरजेंसी में जाकर मैंने वहाँ पर अपने को दिखाया और कहा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है मेरे को। और पता चला कि मुझे पैनिक अटैक हुआ है। डॉक्टर्स ने मुझे वहाँ पर बताया कि मुझे एंग्जाइटी का अटैक हुआ है। मैं डर गई हूँ बहुत ज़्यादा।
उसकी अगली रात को मुझे और भी ज़्यादा खराब महसूस हुआ, क्योंकि तब मेरा मूड भी लो था और इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा बेचैन भी महसूस कर रही थी। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं दवा लेती रही, ये जो इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, ये सब धीरे-धीरे ख़त्म हो गए, क्योंकि ये सब दवा के इफ़ेक्ट्स थे और डॉक्टर्स ने मुझे कहा था वहाँ हॉस्पिटल में कि दवा लेनी नहीं छोड़नी। और कुछ दिनों के बाद मैं बेटर फ़ील करने लगी। भले ही दवा से मेरे ये फ़िज़िकल सिम्पटम्स तो कम हो गए, पर फिर भी मैं सोचती तो बहुत थी। रूमिनेशन तो बहुत होती थी, चिंताएँ तो करती रहती थी, दिमाग तो मेरा चलता ही रहता था। आज मुझे समझ में आता है कि वो जो मेरी कंडीशन थी वो एक्चुअल में साइकोसिस का प्रोड्रोमल स्टेज था, जो कि साइकोटिक एपिसोड के आने से कुछ हफ्ते महीने पहले जो आने वाले बदलाव होते हैं हमारे मेंटल स्टेट में, उन एक्सपीरियंसेस को प्रोड्रोमल स्टेट कहा जाता है। आज मुझे समझ में आता है कि वो जो मेरे को महसूस होता था वो प्रोड्रोमल स्टेज था मेरे साइकोसिस का। ये डॉक्टर्स ने मुझे बाद में बताया कि कैसे साइकोटिक ब्रेकडाउन होने से कई हफ्तों महीनों पहले तक एक पर्सन को काफ़ी सारे एंजाइटी, मूड और दूसरे काफ़ी स्ट्रेस के सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, जहां उनकी थिंकिंग बहुत क्लियर नहीं होती और भी कई सारे कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो प्रोड्रोमल फेज था ये मेरा बड़ा ही दर्दनाक था, पर अच्छी बात ये थी कि मैंने डॉक्टर्स को इस फेज में कंसल्ट कर लिया था और मैं आज जानती हूँ इतने टाइम के बाद, अपने ट्रीटमेंट के कई सारे फेजेस देखने के बाद, अपने प्रॉब्लम्स को, सिम्टम्स को कई तरह से देखने के बाद, आज मैं समझती हूँ कि कई लोगों की कंडीशन इसीलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि वो प्रोड्रोमल फेज में जब वो बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, वो उस स्टेज में डॉक्टर्स को नहीं दिखाते या किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट नहीं करते। पर मैं बहुत ही भाग्यशाली थी, क्योंकि मैंने थोड़े ही टाइम में, जब मुझे स्ट्रेस आ रहा था, मैंने डॉक्टर्स को दिखा दिया था। और क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो अवेयर थी मेंटल हेल्थ को लेकर। पर भले ही मुझे लगता था मेरे को देर हो गई है, पर फिर भी मेरे को ये तो समझ में आ गया जब मेरे साइकोटिक एपिसोड्स हुए कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करके बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैंने बहुत शुरुआती स्टेजेस पर ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प ले ली थी। 2012 आते आते गर्मियों में मैं चेन्नई गई 3 महीनों के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा काम था, मुझे थोड़ा रिसर्च वर्क के लिए वहाँ जाना पड़ा। मेरे डिपार्टमेंट में रिसर्च वर्क काफ़ी मुश्किल हो रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारा स्टाफ जो था वो छोड़कर चला गया था। वहाँ पार्टिसिपेंट्स लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में मुझे मेरे टीचर ने कहा कि मैं साउथ में जाके, चेन्नई में जाके थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लूँ और वहाँ के पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में इंक्लूड करके उन पर थोड़ा डेटा कलेक्ट करूँ। तब वहाँ पर मैंने अपनी पीएचडी पर फिर से फोकस करना शुरू किया, जिसमें मैं खाली वक्त अपने एक कलीग के साथ बिताया करती थी। एक मेरे वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के कोई फ्रेंड बन गए थे और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि सिंगापुर से रिटर्न कर गई थी, उससे भी मैंने थोड़ा मिलना शुरू किया। वो भी वहीं साउथ में ही रह रही थी, उसकी भी जॉब वहीं थी। तो ऐसे में मेरा उसके साथ भी थोड़ा कनेक्शन बन गया और ऐसे में कई सारे लोगों से मेरा दोबारा से कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ। करीब 4-5 लोगों के साथ मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहना शुरू कर चुकी थी और ऐसे में मेरा स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया था। चेन्नई में मैंने एक पेट डॉग भी रख लिया था। उसके साथ भी टाइम स्पेंड करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे कुछ जान पहचान के लोगों ने मुझे कहा था कि कोई पेट एनिमल रखने से मेरे अकेलेपन को दूर करने में मुझे मदद मिलेगी। और साथ ही पेट को लेकर काफ़ी लोग बहुत पॉजिटिव दिखाई देते थे। काफ़ी सारा मैंने उस पर फीडबैक सुना था लोगों का, इंटरनेट पर जाकर काफ़ी उसके बारे में पढ़ा जाना, तो मुझे लगा चलो एक पेट ले लेते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं थी, क्योंकि उसकी देखरेख करने में मुझे बहुत स्ट्रेस आता और शायद जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती या फ्यूचर मेरा कैसा होता, कहाँ होता, तो हर जगह मुझे डॉग को कैरी करना पड़ता। पर फिर भी मैंने थोड़ा हिम्मत करके और थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया पेट डॉग। 2013 ख़त्म होते होते मेरे रिसर्च में जो फंडिंग हुई थी और जो प्रोजेक्ट में जो बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट मुझे मिला हुआ था, काफ़ी सारे सुपरवाइजर्स, रिसर्चर्स का जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। वो मिलना बहुत कम हो गया था। बड़ा मुश्किल से मेरे को अवेलेबिलिटी मिल पाती थी अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स और सुपरवाइजर्स की। मैं एक्सटर्नल सपोर्ट मुझे ले ही नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे लगा ऐसे भागा दौड़ी करने की बजाय बेटर है कि मैं अब कुछ टाइम यहीं रहूंगी और यहीं पर कोई काम भी कर लूंगी और काम करते करते अपनी पीएचडी भी पूरी कर लूंगी।
2014 के शुरुआत में मेरी टेंशनें बढ़ गई क्योंकि मेरी थीसिस पूरी ही नहीं हो पा रही थी। भाई 4 साल हो गए थे, मेरी थीसिस आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी और स्टाइपेंड का जो अमाउंट था वो मेरी ज़रूरतें पूरी कर ही नहीं पा रहा था। उस समय मुझे घर से भी बहुत पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे टेंशन जो थी अपनी पीएचडी को लेकर रहती थी। तो इसका प्रेशर भी मुझ पर काफ़ी आ चुका था तब तक। और सत्यानाश तो तब हुआ जब मैंने ऐसा एक एम्बिशन रख लिया कि मैं अपनी रिसर्च को एक बड़े रेप्यूटेड बड़े पॉपुलर जर्नल में पब्लिश करूंगी। इसका स्ट्रेस मैंने लेना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि भाई आगे फ्यूचर अगर मुझे अच्छा बनाना है, अच्छी जगह कहीं जॉब चाहिए, बढ़िया किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, किताब लिखनी है, तो उसके लिए मुझे अच्छी रिसर्च पब्लिश करानी होगी, किसी बढ़िया से जर्नल में अपना रिसर्च आर्टिकल भेजना पड़ेगा। इसका प्रेशर मैंने बहुत ले लिया था अपने लास्ट ईयर में और ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल हो चुका था क्योंकि जब मैं अपनी रिसर्च भेजती थी पब्लिकेशन के लिए तो वहाँ कई सारे लोग मेरी रिसर्च को रिव्यू करते थे, उसे पब्लिश कराने से पहले कई तरह से उसकी बेइज्जती किया करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे और ये क्रिटिसिज्म सहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई मेरे काम को पसंद ही नहीं कर रहा है। मुझे लगता था मैंने बहुत अच्छा वर्क किया है, पर जब मैं रिसर्च के लिए उसको पब्लिश कराने भेजती थी तो पता चलता था मेरे रिसर्च की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं अपने घर गुड़गांव की तरफ आ गई। वहाँ मैंने अब थोड़ी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी क्योंकि अब मुझे टीचिंग में जाना था, मुझे अप्लाई करना था। मैंने कभी गवर्नमेंट में तो कभी प्राइवेट में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे टीच करना है, मुझे साइकोलॉजी पढ़ाना है। और दिल्ली एनसीआर में ही एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी काम किया करती थी और मेरे एक पुराने भी कलीग थे जो कि वहाँ जॉब कर चुके थे, वहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया। क्योंकि ये जगह गुड़गांव से काफ़ी दूर थी तो मैंने सोचा कि इंटरव्यू से एक दिन पहले मैं वहाँ एक होटल का रूम किराए पे ले लेती हूँ एक दिन के लिए और इंटरव्यू देकर वापस घर आ जाऊँगी। बस वही वो दिन था होटल रूम में जब मेरा पहला साइकोसिस का एपिसोड मैंने एक्सपीरियंस किया। जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी वहाँ होटल में रात को तो मैं बड़ी परेशान हो गई और मैं बड़ी डिप्रेस सा फील करने लगी क्योंकि मुझे लगा आगे आने वाले टाइम में यहाँ जॉब करने के लिए मुझे इस शहर में आना पड़ेगा, इस जगह पर रहना पड़ेगा और इस जगह पर मुझे नहीं लगता मेरे कोई फ्रेंड्स होंगे, जान पहचान के लोग होंगे। ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा। मैं पहले भी कई सारे शहर बदल चुकी थी, कई सारे अलग अलग कामों की वजह से, कभी रिसर्च की वजह से तो कभी किसी और वजह से मैं अलग अलग शहरों में रह चुकी थी और ये सारा तनाव मैंने देखा था। तो ऐसे में मेरे को इस नई जगह पर रहने का स्ट्रेस और भी ज़्यादा होने लगा था, जबकि अभी तो मैं सिर्फ इंटरव्यू देने आई थी। पर फिर भी क्योंकि अभी मेरी जॉब लगी नहीं थी, अभी मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थी और अभी कुछ घंटे ही हुए थे मुझे होटल में, मैं अपने इंटरव्यू के बारे में सोचने लगी और काफ़ी अपने को पॉजिटिव बनाने लगी। और मुझे लगा मुझे अभी थोड़ा इंटरव्यू पर ही फोकस करना चाहिए, इतना सब नहीं सोचना चाहिए आगे के बारे में, क्या पता आगे लाइफ आसान हो जाए। तो ऐसे में मैंने अपनी इमोशंस को, अपने डर को साइड में रखा और बस इंटरव्यू के बारे में इमेजिन करके अच्छी सी नींद ले ली जैसे तैसे मैंने। पर थोड़ी देर बाद मेरी नींद टूट गई। मैं उठी, मैं थोड़ा घबराई और बस यही वो पल था, यही वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स अब जा चुकी हैं। ऐसा लगा कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, मेरी इमोशंस के साथ मेरा कनेक्शन टूट गया। जब मैं उठी तो मैं कुछ आवाज़ें सुन रही थी। आवाज़ें थी जो कि मुझे बता रही थी कि मुझे कैसे खुद को मार देना चाहिए। वो आवाज़ें मुझे कह रही थी कि मैं खुद को मार दूं। मैं वहाँ कमरे से निकलकर नीचे गई। मेरा जो होटल का रूम था वो दूसरे फ्लोर पे था और जब मैं बाहर गई मैंने ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो थी ये जब एक्सपीरियंस की तो आसपास जितने भी लोग थे उनकी भी आवाज़ें ऐसा लगा कि जैसे हेलुसिनेशन की तरह एक्सपीरियंस हो रही हैं। मेरा दिमाग बहुत ही हाइपर एक्टिव हो चुका था। मेरे मन में इतने तेज तेज ये सब आवाज़ें आ रही थी, महसूस हो रही थी। कभी ज़्यादा आवाज़ महसूस होती तो कभी कम, कभी लगता बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो कभी लगता कि एक या दो लोग ही बोले जा रहे हैं। आसपास के सारे लोग ऐसे लग रहा था जैसे वो सब मेरे कान में जोर जोर से बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। पर जैसे तैसे मैंने वो रात काट ली, मैंने मैनेज किया और अगले दिन मैंने इंटरव्यू दे दिया। इनफैक्ट मुझे जॉब भी मिल गई। इतनी स्ट्रेसफुल रात और इतना स्ट्रेसफुल दिन होने के बावजूद मैंने इतने अच्छे से इंटरव्यू दे दिया कि मेरे जो इंटरव्यूअर थे वो इम्प्रेस हो गए और मुझे जॉब ऑफर कर दी। पर मैं स्ट्रेस में थी बहुत और बहुत लो फील कर रही थी। पर ये जो साइकोटिक सिम्टम्स थे ये तब तक चले गए थे।
दब गए थे जैसे तैसे करके। और मैं अपने कलीग के साथ डिनर पे गई, और डिनर करने के बाद मैं ट्रेन पकड़ के अपने घर वापस आ गई। जब ट्रेन से मैं उतरी, घर आने तक मेरे को फिर से ऑडिटरी हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस होने लगी। मैं वहां लोगों से बात कर रही, और लोगों से बात करते हुए भी मेरे दिमाग में आवाजें आ रही थी। कभी लगता था ये आवाजें बाहर से कहीं से आ रही हैं, तो कभी लगता था इन लोगों की ही आवाजें मुझे दिमाग में सुनाई दे रही हैं, कान में मेरे गूंज रही थी आवाजें। और घर आके जैसे तैसे मैं सो गई, या ये कहें कि बस सोने की मैंने कोशिश करी जैसे तैसे। अपने घर गुड़गांव वापस आने के बाद मैं सीधा अपने डॉक्टर से मिली, और इस बार उन्होंने मुझे डायज़ेपम प्रिस्क्राइब कर दी। फिर से इस दवा ने 4 हफ्ते का एक ऐसा फेज मेरा ट्रिगर कर दिया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लग गए। मुझे डर लगने लग गया कि मेरी थीसिस कैसे पूरी होगी, मेरा वर्क कैसे पूरा होगा, मेरी रिसर्च पूरी होगी नहीं होगी, पब्लिश होगी या कैसे होगी, बस इस बारे में मैं सोचती रहती थी। और मुझे नए शहर जाने का भी डर सताने लगा था, क्योंकि अब मेरा सिलेक्शन हो गया था, जॉब लग गई थी, वो भी मेरे को स्ट्रेस आता रहता था। तो हर तरह से मेरा दिमाग बस पैनिक मोड में रहता था, एंग्जाइटी आती जाती रहती थी। 4 हफ्ता बड़ा दर्दनाक सा निकला। ये 4 हफ्ते मैं बड़ा ही परेशान रही। कभी मुझे लगता कि मैं हाइपोकॉन्ड्रियक हो रही हूँ, मतलब मुझे बीमारियों का डर पकड़ रहा है, लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या होगा, कैसे होगा। मेरे को फिजिकल सिम्टम्स डराने लग गए थे। और कभी कभी लगता कि मैं अपना दिमाग पर कंट्रोल खो दूंगी, मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरा मन मेरा साथ छोड़ देगा, और मैं अपना माइंड लूज कर दूंगी। मैं अपने नींद के पैटर्न को लेकर भी परेशान हो गई थी, क्योंकि इस पूरे दौरान जब तक मैं दवा लेती रही थी, मेरी नींद अच्छी नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का ये टीचिंग जॉब कर भी पाऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा था मैं कर पाऊंगी। और फिर उसके बाद शाम में मुझे अपना थीसिस का काम भी करना था, रिसर्च के आर्टिकल्स पढ़ने थे, दोबारा से अपना कंटेंट लिखना था, सुपरवाइजर को दिखाना था। मुझे नहीं लग रहा था मैं ये सब काम कभी कर पाऊंगी, क्योंकि ये सब सोच सोच के ही मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा था। हालांकि मुझे बड़ी खुशी थी, और मुझे लग रहा था कि ये मेरी सक्सेस है कि मुझे जॉब मिल गई है, और मैं उसके लिए कमिटेड थी। मुझे पता था कि मैं अपना कमिटमेंट पूरा दूंगी। पर मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी कि मैं अपने घर को छोड़कर फिर से एक नए शहर, नई जगह पर बसूंगी, जहां पर मुझे फिर से बहुत सारा स्ट्रेस आएगा। मैं बिल्कुल भी इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि मुझे लगता है मुझे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरे जो डॉक्टर हैं वो मुझे दवा तो दे रहे थे, कभी मैं ऑनलाइन उनसे बात करती थी तो कभी उनके पास विजिट करती थी। पर फिर भी मुझे लगा नहीं, मुझे थोड़ा और डिटेल में बात करनी चाहिए, और डिटेल में मुझे समझना चाहिए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और मेरे को क्या रिस्क हैं, क्या और दवा दी जा सकती है। मुझे बड़े सारे सवाल दिमाग में आ रहे थे। पर मेरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो थोड़ा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इतना परेशान मत हो, वो बस जो दवाएं दी हैं वो लेते रहो और धीरे धीरे सिम्टम्स चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि शायद मुझे एंग्जाइटी स्ट्रेस इतना हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, जबकि वो कह रहे थे कि वो भी आपको यही दवाएं देंगे, तो इन दवाओं को लेते रहो। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि कभी कभी तो उनकी दवाओं का अच्छा असर मुझ पर आ ही जाता था, और आया भी था। फ्लोक्सिटीन के तो मैं काफ़ी बेनिफिट देख भी रही थी। और जब मैं अपने जॉब के लिए जब दूसरे शहर गई, तो इनिशियली तो मैं प्रिपेयर्ड थी ही नहीं। मुझे लगा था अरे क्या करना है साइकेट्रिस्ट के पास जाकर। पर फिर भी मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, क्योंकि मैं डरी हुई थी। पर मैं खुद को कोस रही थी कि मैं किस कंडीशन में आ गई हूँ, किस हालत में मैंने खुद को ला दिया है, क्यों मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ। मैं खुद को ही ब्लेम करती रहती थी। इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी चाहती थी, नहीं भी जाना चाहती थी, थोड़ा खुद को ब्लेम करती थी, थोड़ा सोचती थी कि नहीं ऐसे ही मैनेज हो जाएगा, पर फिर भी लगता था कि नहीं, जाना चाहिए। और अंत में मैंने यही डिसाइड किया कि मैंने अपॉइंटमेंट तो ले लिया है, पर मैं जाऊंगी नहीं। मैं नहीं गई अपने साइकेट्रिस्ट के पास। मैंने तो सोच लिया मैं दोबारा नहीं जाने वाली साइकेट्रिस्ट के पास। पता नहीं मैं क्यों अपने को सोच रही हूँ कि मैं एक साइकेट्रिक पेशेंट हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्या मुझे दिमाग की बीमारियाँ हो गई हैं। मैं नहीं जाना चाहती थी, और खासकर मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, तो मुझे तो लगता था भाई साइकोलॉजी स्टूडेंट जब साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो कैसा लगेगा, क्या सोचेंगे लोग, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मैं कैसे सबको बताऊंगी, फैमिली को कैसे बताऊंगी कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई। वो बोलेंगे भाई तुम कैसा साइकोलॉजी का कोर्स कर रहे हो, जब तुम खुद को नहीं संभाल सकते तुम दुनिया को क्या संभालोगे। तो इसी सब जद्दोजहद के बीच मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी साइकेट्रिस्ट के पास। मैं फिर से अपने डॉक्टर के पास चली गई, और उन्होंने मेरी जो फ्लोक्सिटीन की डोज थी वो बढ़ा दी। बस इसके बाद मेरी कंडीशन और बुरी होने लग गई।
पूरा एक हफ्ता मेरे अंदर पैरानॉइड थॉट्स भर चुकी थी। मैं शक करती जा रही थी। हर इंसान पर जो भी मुझसे मिलता, मैं उस पर शक करने लगी थी। हर छोटी बड़ी बात पर मुझे शक होने लगा था लोगों की नीयत पर। जैसे तैसे इन थॉट्स का सामना करने के लिए, इनके स्ट्रेस को डील करने के लिए मैं बस कोशिश करती थी थोड़ा योगा कर लूँ, कभी दवा ले लेती थी, कभी सो जाया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा सोने लग गई। या जब मैं जाग रही होती थी तो बस इधर उधर भागती रहती, इधर उधर दौड़ती रहती। मतलब मैं बहुत रेस्टलेस हो गई थी। मैं बैठ ही नहीं पाती थी टिक के, चलती रहती थी। इनफैक्ट अपने घर में थी पर फिर भी इधर उधर बेचैन से घूमती रहती थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश की, पर इतने सारे टाइम में मेरा वेट लॉस होने लगा था और मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद मुझे अब भूख भी कम लगती है और मेरा वजन भी कम हुआ है। अब ये हालत देखकर मेरे पेरेंट्स डर गए, बड़े कंसर्न्ड हो गए। चिंता करने लगे कि मुझे क्या हो गया है, ऐसी तो मैं नहीं थी पहले। मैं रात को उनके कमरे में जा जाके अपने डर को बताती थी और कहती थी कि मुझे उनके साथ सोना है। भाई इतनी बड़ी लड़की उनके साथ सो रही है, उनको बड़ा अजीब लगा। शुरू में तो उन्हें लगा शायद मैं किसी वजह से डर गई हूँ। बचपन में भी कभी ऐसा हुआ था कि मैं डर जाती थी तो उनके पास सोने चली जाती थी। पर जब ये बार बार होने लगा तो वो मेरे बारे में सोचने लगे, मेरे बारे में चिंता करने लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ऐसे में हमने डिसाइड किया कि साइकाइट्रिस्ट को दिखाना तो पड़ेगा। सारी फैमिली मिलके हम साइकाइट्रिस्ट को दिखाने गए। क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया था, मैं पूरा दिन भूखी रही थी। और ऐसे में लगा कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ। कोई नहीं समझ पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद भी नहीं जानती थी। तो हम साइकाइट्रिस्ट के पास गए। थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ। साइकाइट्रिस्ट ने थोड़ा सा मेरे को सुना और उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और मेरे बारे में सही तरह का असेसमेंट लेने के लिए, सही तरह से डायग्नोस करने के लिए कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना मेरे लिए शायद ज़रूरी होगा। और ये वो टाइम था जब मेरे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस अब बहुत बढ़ गए थे। इस हद तक बढ़ गए थे कि मैं अपने विचारों को शोर मचाता हुआ सुनती थी। ऐसे लगता था जैसे मेरे विचार शोर मचा रहे हैं। मेरे कानों में मुझे लगता था कि कोई आवाजें हैं, कोई लोग हैं जो चीख चीख के मुझसे बातें कर रहे हैं, लाउड आवाजों में मुझसे बातें करते थे। और मेरे दिमाग में सारा टाइम बस ये आवाजें गूंजती रहती थी। हर तरह का सिनेरियो मैं एक्सपीरियंस करने लग गई थी। वो मेरे को मारने को कहती थी, आवाज़ों से मुझे डर लगता था। आवाज़ें मुझे कभी कुछ करने को कहती तो कभी कुछ बोलती। मैं बुरी तरह डर चुकी थी। मैं अपना दिमाग पर कंट्रोल खो रही थी। मुझे लग रहा था मैं बस पागल हुए जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। मैं बस चाहती थी कि कोई ऐसी दवा दे दो जिससे कि मैं बस सोती रहूं। हम हॉस्पिटल गए। वहाँ पर मैंने डॉक्टरों को कहा कि मुझे कोई दवा दे के बस किसी तरह से सुला दो। मुझे ये आवाज़ें अपने कानों में जो आ रही हैं मुझे बस बंद करनी है किसी तरह से। मैं हॉस्पिटल में गई, उनसे दवा मांगी और उन्होंने मुझे दवा दी और मैं चैन से सोई। मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। मैं बस दवा लेकर सो गई। मुझे कौन से रूम में उन्होंने शिफ्ट किया, क्या किया, मेरी मम्मी ने कब मेरे कपड़े बदले, मुझे कुछ याद नहीं। बस मुझे याद है कि मैं वहाँ हॉस्पिटल में घुसी थी, मैंने दवा के लिए बोला था और जैसे तैसे बस मैं वहाँ एडमिट हो गई। हालांकि वहाँ का स्टाफ तो बहुत अच्छा था, साइकेट्रिस्ट ने भी मुझसे बड़े अच्छे से बात की थी। पर वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मुझे सारा अच्छे से समझाया कि मैं किस फेज़ से गुज़र रही हूँ, मुझे ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये कैसे साइकोटिक एपिसोड के सिम्टम्स हैं और मैं इतने महीनों से जो स्ट्रेस फील कर रही थी वो कैसे एक प्रोड्रोमल फेज था। एक ऐसा फेज जहां पर एक पर्सन जिसको कि साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप होने वाला होता है उससे पहले वो अपने मेंटल स्टेट में काफ़ी सारे स्ट्रेस से रिलेटेड सिम्टम्स महसूस करते हैं, जहां उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, कई तरह के थिंकिंग और कुछ हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि शायद मेरा पूरा प्रोग्रेशन जो है वो अभी स्किज़ोफ्रीनिया में नहीं हुआ है और मैं अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में ही हूँ। हालांकि इस बारे में डॉक्टर्स का एक मत नहीं था, वो अलग अलग ओपिनियन रखते थे। पूरी टीम जो थी वहाँ पर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, उन्होंने मेरा केस रिव्यू किया, समझा, देखा, जाना, पूरी डिटेल्स ली, हिस्ट्री ली मेरी
और सब कुछ समझने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में ही इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि या तो साइकोसिस के बिल्कुल अर्ली फेजेस में होते हैं या फिर उनका साइकोसिस अभी डेवलप हुआ ही नहीं होता पूरी तरह से। ऐसे में इंडिविजुअल थेरेपी भी दी जाती है और साथ ही ग्रुप थेरेपी पर बहुत फोकस होता है। फैमिली थेरेपी और ग्रुप थेरेपी सबसे ज़्यादा यहाँ पर दी जाती है, ताकि लोगों को जो कि इस प्रोड्रोमल फेज से गुजर रहे हैं उनको सही तरह से सपोर्ट दिया जा सके और उनको उनकी कंडीशन समझाई जा सके, और जो भी सही चीज़ है उनके इलाज के लिए वो उनको सजेस्ट की जा सके और उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो अपना ट्रीटमेंट सही तरह से कराएं और उसे लेते रहें, और फ्यूचर में आने वाला जो साइकोटिक ब्रेकडाउन है उसको बचाया जा सके। तो इस बारे में प्रिवेंशन पर उन्होंने फोकस करते हुए मुझे काफी सारी अच्छी अच्छी बातें वहां समझाई और मुझे काफी कुछ जानने को मिला। साइकोलॉजी स्टूडेंट होते हुए भी मैंने स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इन सब के बारे में सुना तो बहुत था, पर पहली बार मुझे पता चला कि ये सब प्रोड्रोमल जैसी चीजें भी कुछ होती हैं, कि अर्ली फेजेस में, बहुत शुरुआती स्टेजेस में भी साइकोसिस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको एक सीवियर बीमारी बनने से रोका जा सकता है। हॉस्पिटल में मेरा जो स्टे था वो काफ़ी अच्छा रहा। मेरा अपना कमरा था, मेरे को बढ़िया सा खाना मिला था, बढ़िया सी वहाँ पर एक्टिविटीज़ कराते थे, स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव था, पर मैं खुश तो महसूस कर नहीं रही थी। मुझे तो बड़ा बोरिंग भी लगता था और मैं पढ़ने में या किसी अपनी थीसिस के वर्क में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। 4 हफ्ते के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मुझे पहली बार एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस पे रखा गया और मुझे कहा गया कि ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस मुझे आगे भी लेते रहना है, डिस्चार्ज के बाद भी कंटिन्यू रखना है। पहले एक बार हुआ था जब मैंने फ्लोक्सेटिन लेनी शुरू की थी तो मैंने बीच में अपनी मर्जी से बंद कर दी थी। इस बार मुझे सही से समझाया गया कि मुझे ये एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ बिल्कुल बंद नहीं करनी, अगर मुझे फ्यूचर के भयंकर जो रिस्क हैं बीमारी डेवलप होने के उनको बचाना है तो। क्योंकि अगर मुझे बहुत सीवियर एपिसोड आ गया तो फिर दवाइयाँ भी बहुत शायद हेल्प ना कर पाएँ। और साथ ही जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट की, जो कि मैंने हॉस्पिटल के दौरान भी एक्सपीरियंस की थी, वो ये था कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मुझे साइकोलॉजिकल थेरेपी लेते रहनी है। मेरे को इंडिविजुअल थेरेपी भी दी गई, मुझे ग्रुप थेरेपी का भी पार्ट बनना पड़ा और साथ ही मुझे लंबे टाइम तक उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल थेरेपी में रहना है, क्योंकि उससे मैं अपने स्ट्रेसेस से डील कर पाऊंगी और उनको समझ पाऊंगी कि कैसे मुझे अपने ट्रिगर्स को पहचानना है और कैसे उन चीज़ों से खुद को प्रिवेंट करना है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स, अपने वार्निंग साइंस को पहचानने में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थेरेपी लंबी लेते रहनी पड़ेगी, नहीं तो शायद मैं खुद भी ना पहचान पाऊं, मेरे आसपास के लोग भी ना पहचान पाएं कि कब मुझे साइकोटिक ब्रेकडाउन हो जाए और कब मैं एक सीवियर केस बन जाऊं और मेरे को लंबा हॉस्पिटल स्टे करना पड़ जाए। शुरुआत में जो दवाइयां मुझे मिली थी उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, पर बाद में मुझे एक मूड स्टेबलाइजर प्रिस्क्राइब किया गया। फिर मुझे एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां दी गईं। ऐसे करके मेरी दवाइयां कई बार बदली गईं। पर बाद में जब एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाई मुझे कॉम्बिनेशन में मिल रही थी तब मुझे ये नींद का इफेक्ट नहीं आया। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई कि जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे शायद लंबे टाइम तक दवा लेनी पड़े और थेरेपी भी लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी जो कंडीशन है उसके लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है और सभी डॉक्टर्स यही मानते हैं। इस बात से क्योंकि मैं एग्री नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स मुझे पागल बना रहे हैं या मुझे बीमार घोषित कर रहे हैं, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ऐसे में मैंने कुछ और साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया और सभी जगह मैंने ऐसा देखा कि डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि मुझे अपनी दवाइयाँ लेते रहनी पड़ेंगी, लंबे टाइम तक मुझे इन दवाइयों पर रखा जा सकता है और मुझे अपनी कंडीशन की सीवियरिटी और उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा और उनको डेडिकेशन के साथ लेना पड़ेगा। इस पूरे स्ट्रेसफुल फेज से गुजरते हुए मुझे करीब 2 साल हो गए। मेरी पीएचडी लटक गई, पर मैंने पीएचडी पूरी कर ली। मेरा वाइवा हुआ। स्ट्रेसफुल था सब कुछ, बहुत बुरा फेज था ये, पर सारा स्ट्रेस हैंडल करते हुए भी और सही से इलाज कंटिन्यू करते हुए मैंने अपनी पीएचडी की थीसिस पूरी की और वैसे ही लिखी जैसा मैं लिखना चाहती थी, और मैंने 2 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश भी करा दिए। 2 साल तक मेरे सिम्टम्स रिजॉल्व हो चुके थे।
काफ़ी हद तक मैं अपने सिम्टम्स से रिकवर कर चुकी थी। और 2 साल बाद अब जब मैं अपनी ये स्टोरी लिख रही हूँ, हालाँकि जब आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे तो शायद उसमें कई साल बीत चुके होंगे। पर 2016 में आज जब मैं अपनी ये स्टोरी लिख रही हूँ तो मेरे काफ़ी सिम्टम्स रिज़ॉल्व हो चुके हैं और मैं दिन भर अब काफ़ी अलर्ट फ़ील करती हूँ। ख़ासकर कि सुबह तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब मैं अपनी जॉब ठीक से कर पा रही हूँ, क्योंकि जॉब को लेकर मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस इसी बात को लेकर था कि अगर मैं थकी रहूँगी, आलस करूँगी तो कैसे अपनी जॉब पूरी कर पाऊँगी। पर दवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इतनी अच्छा रिकवर कर चुकी हूँ कि अब मेरा दिन काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक मूड और स्टेट में निकलता है। मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, मैंने नए भी दोस्त बनाए हैं और पुराने दोस्तों के भी कांटेक्ट में मैं हूँ। मेरी फैमिली और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस दौर से गुजरी हूँ, किस तरह का स्ट्रेस मैंने फेस किया है। और सभी लोग अब मेरे बारे में जानते हैं, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया, मेरे को किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं थी। लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरे टीचर्स भी जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी जानते हैं और सभी लोग मेरे को लेकर काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। हालांकि मैंने शुरुआत में ही सबको नहीं बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं रिकवर करती गई, मैंने अपनी कंडीशन और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने पहचान के लोगों को बताया, उनसे शेयर किए अपने एक्सपीरियंसेस। और ऐसे में मैंने पाया कि लोग बहुत अच्छे से मुझे समझते हैं, वो समझ पाए हैं। ख़ासकर कि मुझे अच्छी हेल्प इसलिए भी मिल पाई क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे आसपास के ज़्यादातर लोग मेरी जो पहचान के हैं वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में वो अच्छे से समझ भी पाए। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मेरी तरह और लोग इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते, उनको इतने मौके नहीं मिलते जिसमें कि वो सपोर्ट ढूँढ पाएँ। उनको आसपास लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, धिक्कारते हैं, उनमें बहुत सारा स्टिग्मा होता है, अपने अलावा किसी को बता भी नहीं पाते। पूरी कंडीशन बस एक फैमिली ही समझती है, फैमिली ही उससे जूझती रहती है और 2 रिश्तेदारों को, 2 दोस्तों को भी नहीं बता पाते। पर इस मामले में मैं थोड़ी खुशकिस्मत रही हूँ। हाँ, ये मैं ज़रूर जानती हूँ, ये मैं ज़रूर समझती हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट चाहे, उनके फैमिली मेंबर चाहें तो वो अच्छा सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। खासकर कि आज के ज़माने में, जैसा कि मैंने पढ़ा, जाना, देखा, आज के ज़माने में बहुत पॉसिबल है कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स और दूसरे कई सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करना, शेयर करना और इसका सपोर्ट ढूंढना अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इन प्रॉब्लम्स को अब समझते हैं। सभी डॉक्टरों से मिलने के बाद, हॉस्पिटल में स्टे करने के बाद, कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट देने के बाद, आज जो मुझे डायग्नोसिस मिला हुआ है वो है फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। ये जान के आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि मुझे ऑटिज्म भी है। आपको ही नहीं अजीब लगेगा, इनफैक्ट मुझे भी बड़ा शॉक लगा था, मुझे भी बड़ा झटका लगा था कि मुझे ऑटिज्म है। इस डायग्नोसिस के साथ तो आज भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ, आज भी मैं समझ नहीं पाई हूँ कि मुझे ऑटिज्म का डायग्नोसिस क्यों दिया है। पर डॉक्टर्स ने कहा, मेरी चाइल्डहुड हिस्ट्री के बेसिस पे और मेरे पेरेंट्स से, मेरे आसपास के लोगों से मेरे बारे में जानने के बाद डॉक्टर्स ने बड़े ध्यान से समझकर मेरे केस को मुझे ऑटिज्म का भी डायग्नोसिस दिया है। जब मैंने अपने इस डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ऑटिज्म और साइकोसिस के बीच कुछ जेनेटिक लिंक्स भी होते हैं। कई लोगों में साइकोसिस डेवलप होने से बहुत साल पहले से ऑटिज्म के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं और मुझे कोई सीवियर ऑटिज्म नहीं है, ना ही मुझे मॉडरेट ऑटिज्म है, बस मुझे बहुत माइल्ड से सिम्टम्स रहे हैं ऑटिज्म के, जो कि मैंने बाद में जाना जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना, देखा और डॉक्टरों से और कुछ और लोगों से बात की। मैंने इस पर रिसर्च भी पढ़ ली तो मुझे समझ में आ गया कि चक्कर क्या है, क्यों मुझे ये डायग्नोसिस मिला है और क्यों ये पॉसिबल है कि ऑटिज्म और साइकोसिस दोनों साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं अपने डॉक्टर्स की टीम को धन्यवाद देती हूं और अपने आसपास के सभी लोगों से जो भी मेरी रिकवरी प्रोसेस में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनकी अच्छी भूमिका रही है, जिन्होंने मुझे समझा और साथ ही मुझे समझाने में मदद की कि मेरी बीमारी क्या है, मेरा इलाज क्या है, मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। मुझे मेरे डॉक्टर्स ने समझाया, खासकर कि मेरे साइकोलॉजिस्ट ने मुझे समझाया कि कैसे मेरे अंदर वो वल्नरेबिलिटीज़, वो टेंडेंसीज मौजूद हैं जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हुई और जिसकी वजह से आगे भी रिस्क हैं।
इसलिए अब मैं बड़ी कॉशियस हूँ और बड़ा ध्यान देती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ पर। दवाइयों के अलावा मैं और कई सारी चीज़ें अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर रखने के लिए करती हूँ और साइकोलॉजिस्ट से भी रेगुलरली मिलती रहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी इस साइकोसिस एपिसोड का एक्सपीरियंस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास सही नॉलेज है, सही इन्फॉर्मेशन है, सही सपोर्ट सिस्टम है और सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत अर्ली स्टेजेस पर मेरा साइकोसिस डिटेक्ट हुआ और उसका अच्छा इलाज भी मैंने लिया। आज मैं जानती हूँ इतने साल बाद कि साइकोसिस को बहुत अर्ली स्टेजेस पर आइडेंटिफाई करके उसको ठीक किया जा सकता है और इसी तरह साइकोसिस की प्रोग्रेशन को भी रोका जा सकता है। बहुत से लोग साइकोसिस के कई सारे एपिसोड सिर्फ इसीलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि शुरुआती सालों में जब उनको साइकोसिस डेवलप हो रहा था, उनका साइकोसिस ठीक से पहचाना नहीं गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लिए जो ये जानकारी और नॉलेज जितनी हेल्पफुल हुई है, उन लोगों को भी ये जानकारी मदद दे जो कि या तो पहले एपिसोड साइकोसिस से गुजर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स जिस तरह से स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, और साथ ही इस बारे में और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आए कि कैसे साइकोसिस जो है वो अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस किया जाता है और किस तरह इसका इलाज किया जाता है। इस बारे में बड़ी सारी जानकारी है जो कि आज मनोवैज्ञानिक जानते हैं और इस बारे में हमें जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। इसलिए इसको सही टाइम पर डिटेक्ट करना, डायग्नोस करना बेहद ज़रूरी होता है। हालांकि मैं कहूँगी इसमें डरने की बात नहीं है, पर थोड़ा सा जागरूक रहना, थोड़ी सी समझ रखना और बेहतर तरह से स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस जैसी बीमारियों को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मेरी स्टोरी है, इससे आपको इंसाइट मिले और इससे आप अपने ट्रीटमेंट और अपने बीमारी को मैनेज करने में सही डायरेक्शन लें, यही मेरी उम्मीद है, यही मैं आशा करती हूँ। तो ये रही पूरी स्टोरी, फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस के बारे में। उम्मीद है इस स्टोरी से, इस वीडियो से जो जानकारी आपको मिली वो आपको अपनी बीमारी और अपने फैमिली मेम्बर की बीमारी को मैनेज करने में, उसे सही तरह से समझने में मदद देगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दूसरे लोगों से इसको शेयर कर दें जिनके लिए ये जानकारी यूज़फुल हो सकती है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, और भी बड़े सारे स्किज़ोफ्रेनिया केसेस के बारे में आपको आगे बताता रहूँगा और इन एक्सपीरियंसेस की मदद से, इन स्टोरीज़ की मदद से आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा जो कि स्किज़ोफ्रेनिया या जो भी रिलेटेड साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्पफुल जानकारी मिल सके और स्किज़ोफ्रेनिया की रिकवरी की जो जर्नी है वो आसान बन सके। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।